Hello friends, welcome back to my channel Shaina Goyal. So friends, we are going to continue with our series of CDB. और आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो आज की वीडियो में हम कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है इसको कंप्लीट कर देने वाले हैं. सारे लेवल, सारी स्टेजेस प्लस जो बेसिक कंसेप्ट है इस थ्योरी का वो सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स. सो बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स. तो सबसे पहले देखिए, कोलबर्ग क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये इंस्पायर्ड थे पियाजे के बहुत बड़े फॉलोअर थे, या फिर कह लो कि पियाजे की जो भी थ्योरीज है उसको बहुत अच्छे से ये फॉलो करते थे. और उन्हीं थ्योरी को फॉलो करते हुए इन्होंने देखने की कोशिश की कि बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट किस तरह से होती है. तो इसीलिए ये लेकर आए थे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की. बच्चे अगर किसी भी सिचुएशन में अपना बिहेवियर शो करते हैं या फिर डिसीजंस लेते हैं तो उसके पीछे मॉरल रीज़न प्रोसेस क्या होता है बच्चों का. क्लियर हो गई ये बात? तो बेसिकली अगर हम एक सेंटेंस में बोलें तो कोलबर्ग wanted to know how children justify right and wrong. क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ की जस्टिफिकेशन बच्चे किस तरह से देते हैं, क्या चीज़ सोचते हैं, क्या उनके माइंड में आता है जो उनको ये चीज़ डिसाइड करवाती है. ठीक है, तो अभी देखिए इसके रिलेटेड हम कह सकते हैं कि मोरालिटी क्या है. हम कहते हैं कि मोरालिटी हमारे जो अंदर प्रिंसिपल्स हैं वो हमें डिसाइड करवाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, तो जैसे कोई दो सिचुएशंस हमें लगती हैं कि ये भी हमें करनी है वो भी हमें करनी है ना, तो हम चूज़ करते हैं कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, या फिर हमें अंदर से आवाज़ आती है ना, हम कहते हैं कि हमारे लिए ये करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो अंदर की आवाज़ क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स हैं या फिर हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं जो हमें वो उस चीज़ की तरफ ले जाते हैं. तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कोलबर्ग ने यूज़ किया था, दैट वाज डिलेमा. डिलेमा मीन दुविधा में फंस जाना, दो ऐसी सिचुएशंस में जो दोनों ही आपको आपकी नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट लग रही हैं और उन दोनों में से कोई एक चीज़ आपको चूज़ करनी है. ठीक है, जैसे बच्चे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं ना मदर से कि मम्मा आप दीदी को ज़्यादा प्यार करते हो या मुझे करते हो. ठीक है, बेटा क्वेश्चन पूछता है तो माँ क्या है, दुविधा में फंस जाती है कि मैं अब इसका क्या जवाब दूँ, दोनों ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो ये क्या होती है ऐसी सिचुएशन, यहाँ पर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हमें लगते हैं लेकिन हम चूज़ करते हैं किसी एक चीज़ को या एक सिचुएशन को. अब देखिए पियाजे ने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स ली थी अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों में जो है उसको समझाने के लिए. तो कोलबर्ग ने क्या ना 4 बेसिक एग्जाम्पल्स उन्होंने चूज़ की हैं और ये हमारी आने वाली जो थ्योरी है कोलबर्ग की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं. तो पहले मैं आपको इनकी जो स्टोरी है चारों एग्जाम्पल्स की, देखिए मेन तो आपको पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी कोलबर्ग की थ्योरी के बारे में सुना हुआ है तो हेन्स की एग्जाम्पल जो है ना वो मेन है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं. तो सबसे पहली एग्जाम्पल है समर्थ की, जो है 7 साल का बच्चा. तो इसकी मदर ने ना 5 चॉकलेट्स दे दी और इसकी जो बड़ी बहन है उसको 10 चॉकलेट्स दे दी. ठीक है, तो इसने देखा कि मुझे तो 5 चॉकलेट्स ही मिली हैं और दीदी को मिल गई 10 चॉकलेट्स. तो इसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा आपने ये पार्शियलिटी क्यों की. ठीक है, आपको या तो मुझे 5 चॉकलेट दिए तो अब दीदी को भी 5 दो, अगर दीदी को 10 दिया तो मुझे भी 10 दो. तो उसकी मदर ने बोला कि बेटा तुम छोटे हो इसलिए तुम्हें 5 दी हैं, दीदी बड़ी है इसलिए उसको 10 चॉकलेट्स मिली हैं. तो इन व्यू ऑफ समर्थ, अब देखिए समर्थ 7 साल का है तो उसके व्यू में राइट चीज़ क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी जो भी चीज़ मिली है. क्लियर? तो रॉन्ग क्या हो गई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सो यहाँ पर कौन सी मोरालिटी आ गई, डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी की. चाहिए क्या कि इक्वल चीज़ मिले दोनों को, चाहे कोई बड़ा छोटा, उससे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव मोरालिटी. अनदर एग्जाम्पल है लवन्या की. लवन्या 10 साल का ही लड़का है. तो वो कहता है कि टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी और गॉड हैं जो, ठीक है, हमारे अथॉरिटी हैं समझ लीजिए, ये रूल्स बनाते हैं और हमें इन रूल्स को फॉलो करना है. क्लियर? अगर हम फॉलो नहीं करेंगे इन रूल्स को तो हमें पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, तो जो भी रूल्स बनाए जाते हैं चाहे वो हमारे बड़े बनाते हैं या सोसाइटी बनाती है तो वो रूल्स हमें फॉलो करनी चाहिए, वो हमें फॉलो करने होते हैं. तो इन व्यू ऑफ लावण्या क्या हुआ, राइट, कि रूल्स फॉलो करो और रॉन्ग अगर कर दिया, मतलब रूल फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगी. तो यहाँ पर क्या हम मोरालिटी देखने को मिलती है, दैट इज़ मोरालिटी ऑफ रूल्स.
नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है ऋषभ की। ये है 24 साल का लड़का। ये जा रहा था देखिए अपने ऑफिस को, लेट हो रहा था, और इसका जो बॉस है ना बड़ा खड़ूस है, वो बहुत डांटता है, ठीक है, समझ लीजिए आधे दिन की छुट्टी काट देता है अगर कोई भी बंदा लेट हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जा रहा था ना तो रास्ते में इसने देखा कि एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, और वो बिल्कुल अनजान था, स्ट्रेंजर था पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ। तो अगर उसको इमीडिएट हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाया गया तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, और आसपास और कोई भी नहीं था उसको देखने के लिए। तो उसके दिमाग में क्या आया, डिलेमा, फिर वो दुविधा में फंस गया कि मैं क्या करूं, क्या मैं टाइम पर पहुंचूं ऑफिस, आई रीच ऑन टाइम बिकॉज अदरवाइज बॉस गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, या फिर उसकी मदद करूं जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ है। तो यहाँ पर इसको डिलेमा क्या हुआ था, मॉरल डिलेमा। अब देखिए वो तो स्ट्रेंजर था, उसको छोड़ के वो जा भी सकता था, लेकिन ऋषभ ने क्या किया, सबसे पहले उसने सोचा कि नौकरी गई भाड़ में, तो मैं पहले उस स्ट्रेंजर की मदद करूंगा, कहीं उसकी जान ना चली जाए, ठीक है, पहले उसकी मदद करूंगा। अगर आधे दिन की छुट्टी कटती है मेरी तो कट जाए, ठीक है, आधे दिन की छुट्टी लगती है लगने दो, लेकिन मैं इसको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। तो उसने पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, फिर वो गया अपने ऑफिस। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर कौन सा डिलेमा, देखिए मॉरल डिलेमा आया यहाँ पर। सो नेक्स्ट जो इसमें देखिए व्यू क्या आता है, व्यू क्या था उसका, राइट क्या था कि हम खुद ही रूल्स बनाते हैं अपने लिए, और हम क्या करते हैं, उसने क्या रूल बनाया था कि ऑफिस जल्दी पहुंचना है, लेकिन रूल तोड़ दिया ना। क्यों तोड़ा, क्योंकि उसको अंदर से ऐसे लगा कि मुझे स्ट्रेंजर की मदद करनी है। तो यहाँ पे क्या थी, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है, कोऑपरेट करना चाहिए हमें दूसरों के साथ। देन नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कह लीजिए, ठीक है, या फिर इसको कह लीजिए कि पूरी थ्योरी इसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है, लेकिन एक आध क्वेश्चन कई बार इन तीनों एग्जाम्पल्स पर भी आ जाता है। और ये हमारी जो स्टेजेस दी हुई है ना, कोलबर्ग ने स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, उसमें भी कुछ इन चीज़ों के बारे में मेंशन है। तो ये बस थोड़ी सी स्टोरी थी, आप लोगों ने सुन ली, बस आपको पता लग गया, इससे ज़्यादा इसके रिलेटेड कुछ नहीं है। हेन्स की जो एग्जाम्पल है ये आपको ध्यान से समझनी है। देखिए हेन्स एक मतलब ठीक ठाक बंदा था जिसके पास ज़्यादा उसके पास फंड्स नहीं थे, मनी नहीं थी, तो उसकी वाइफ वॉज सफरिंग फ्रॉम डेडली डिजीज़, कैंसर से वो सफ़र कर रही थी, लेकिन उसकी दवाई क्या थी, जो उसको ड्रग यूज़ चाहिए था अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए, वो एक ही केमिस्ट के पास मिलता था, और वो केमिस्ट भी क्या कर रहा था, उसका 10 गुना दाम मांग रहा था, क्योंकि उसको पता है ये मेडिसिन मेरे पास ही है, और बंदा कुछ भी करेगा, मरता यहीं से लेके जाएगा, कहाँ पे जाएगा और, ठीक है। तो उसने क्या किया, सपोज $100 की वो मेडिसिन थी, तो वो $1000 में वो दवाई बेच रहा था, लेकिन हिंस ने उसकी मिन्नतें कर ली कि मैं आपको किश्तों पे पैसे दे दूंगा, मुझे दे दीजिए थोड़े से, अब ले लीजिए पैसे, थोड़े से मैं बाद में दे दूंगा आपको। काफ़ी ज़्यादा उसने जद्दोजहद की, लेकिन जो मेडिकल स्टोर वाला बंदा था वो नहीं माना, वो कहता मुझे पूरे पैसे अभी दो, ठीक है, तो ही मैं आपको मेडिसिन ये ड्रग दूंगा, अदरवाइज आई कांट गिव यू, सॉरी यू कैन गो, ठीक है। तो हेन्स ने क्या किया, वो देख रहा था अपनी वाइफ को कि अगर ये मेडिसिन उसको ना मिली तो वो मतलब मुझे छोड़ के चली जाएगी, ठीक है, उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसने क्या किया, वो बैठ कर ना देखता रहा कि कब वो बंदा अपनी शॉप बंद करके जाएगा या फिर वहाँ से जाएगा। उसने क्या किया, उसने वो दवाई वहाँ से चुरा ली। अब ये पूरी जो थ्योरी है ना इसी वर्डिंग पे है कि ही स्टोल द मेडिसिन टू सेव हिज वाइफ। तो अब देखिए जो लेवल्स कोलबर्ग ने डिस्कस किए हैं, उस लेवल में जितनी स्टेजेस में बच्चे आते हैं, यही क्वेश्चन उसने हर बच्चे से पूछा कि क्या हेन्स का मेडिसिन को चुराना सही था, या फिर अगर उसने मेडिसिन चुराई और उसकी वाइफ के बजाय कोई स्ट्रेंजर होता, कब तब क्या वो मेडिसिन चुराता, और क्या वो मेडिसिन चुरानी उसकी सही होती या गलत। इसी क्वेश्चन पे सभी के जो आंसर्स हैं वो टिके हुए हैं, और उन्हीं आंसर्स के बेसिस पे जो है लेवल्स बने हुए हैं, सब स्टेजेस बनी हुई हैं। तो अब हम देख लेते हैं, बेसिकली आप ये चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर। आई होप आपको अच्छा खासा समझ आ रहा होगा। वैसे नेट से भी आपको इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगे इजीली, बट ये थोड़ा हैंड रिटन में ऐसी बना मेरे से। तो देखिए इसके जो होते हैं ना 3 लेवल्स होते हैं, इसको आप 6 स्टेजेस कह लो, 3 स्टेजेस कह लो, उसकी फर्दर 2 सब स्टेजेस कह लो, किसी तरह से भी कह लो, इसको 3 लेवल्स होते हैं। हर लेवल में फर्दर 2 सब स्टेजेस होती हैं, ठीक है। तो लेवल 1 क्या है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल, जहाँ पर 10 साल से छोटे बच्चे आते हैं, या फिर चाइल्डहुड पीरियड भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अंदर फर्दर 2 सब स्टेजेस होती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एंड सेकेंड स्टेजेस
इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अब जो लेवल 2 है दैट इज़ कन्वेंशनल लेवल, इसको एडोलसेंस वाला लेवल भी कहते हैं। ये तकरीबन 10 से 14 साल तक के बच्चे या 10 से 15 साल तक हम कह सकते हैं। तो इसमें भी फर्दर 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 3 बोलेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें टोटल हम कहते हैं कई बार क्वेश्चन आ जाता है 6 स्टेजेस, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसकी तो 2-2 स्टेजेस सब स्टेजेस होती हैं। इसको इन ऑल हम 6 स्टेजेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने लेवल्स भी याद रखने हैं, स्टेजेस के नेम भी याद रखने हैं। तो स्टेज की 3 है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड 4 इज़ सोशल ऑर्डर या फिर मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। देन द लेवल 3 इज़ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल, जहाँ पर होती है पोस्ट एडोलसेंस, जो होती है 15 साल के ऊपर तक के बच्चे, ठीक है। तो स्टेज 5 क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, एंड स्टेज 6 इज़ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। अब देखिए जो लेवल 2 है ना, यहाँ तक तो हर कोई पहुँचता है, और कुछ लोग होते हैं जो लेवल 5 तक पहुंचते हैं, लेकिन कोलबर्ग क्या कहते हैं कि सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो लेवल 6 तक पहुंच पाते हैं। लेवल 6 तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, या फिर समझ लिए यहाँ तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। क्लियर। अब हम इन लेवल्स को 1 बाय 1 देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में हम जो है MCQs भी इसके रिलेटेड साथ ही के साथ डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज कल मैं आप लोगों का सेशन नहीं ले पाई ड्यू टू एन एमरजेंट वर्क, ठीक है। तो आज हम इसके MCQs भी कंप्लीट कर देंगे, आपकी स्टडी को सफ़र नहीं करने देंगे। नाउ स्टेज 1 इज़ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ये स्टेज क्या कहती है कि स्टेज के बच्चे सोचते हैं कि हमें जो रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स हमें करने हैं ओबे, ठीक है, वरना क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ये बेसिकली क्या करते हैं कि इनमें फियर होता है चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये कहते हैं कि जो चीज़ आपको बताई गई है आपको उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, एक्ट करना है, अदरवाइज आपको कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। एक्शंस अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंसेज। तो जिन चीज़ों पर बच्चे को शाबाशी मिलती है, ठीक है, वो चीज़ वो रिपीट करेंगे, या फिर जिन चीज़ों के लिए बच्चे को रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो चीज़ वो रिपीट करेंगे। और जहाँ पर बच्चे को पनिशमेंट मिलती है ना, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर उनको डर लगता है कि उनको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो चीज़ों को वो अवॉइड करेंगे या फिर करेंगे ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का फंडा। तो ये स्टेज 1 है। तो इनसे पूछा गया कि भैया अगर हिंज की स्टोरी इनको सारी सुनाई कि ये वाली हिंज की स्टोरी है, तो हिंज को क्या करना चाहिए था, वो ड्रग्स चुराने चाहिए थे या नहीं चाहिए थे, जस्टिफाई योर आंसर, आप रीज़न दीजिए। तो इन्होंने क्या रीज़न दिया कि हिंज ने गलत किया, उनको चुराने नहीं चाहिए थे ड्रग्स, बिकॉज अगर वो पकड़ा जाता तो उसको जेल हो जाती, ठीक है। तो बच्चों ने यहाँ पर क्या आंसर किया कि ड्रग्स चुराना गलत बात है, ठीक है, वो रूल्स के अगेंस्ट है, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि उसने चोरी की है, और उसको जेल में भी लेके जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। देखिए हिंस की एग्जांपल हर स्टेज के बच्चे को पूछी गई है। देन नेक्स्ट स्टेज 2 इज़ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और सेल्फ रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम कह सकते हैं सेल्फिश टाइप होते हैं, कि उनको उनके डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स होते हैं, कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट व्यू पॉइंट। उनको समझ तो आता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत, लेकिन वो करेंगे क्या, इसको टिट फॉर टैट स्टेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने आपकी कॉपी का पेज जो है वो फाड़ दिया, तो वो बच्चा भी जाएगा उसका पेज फाड़ देगा, उसको गलत नहीं लगेगा, क्योंकि उसने क्या किया, अपना बदला ले लिया, टिट फॉर टैट कर दिया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, ठीक है। सेल्फ रिवॉर्ड ओरिएंटेशन होती है यहाँ पर। तो उन्हों से पूछा गया कि हिंज ने सही किया या गलत, तो उन्होंने कहा हिंज वॉज राइट बिकॉज ही कैन क्योर हिज वाइफ एंड वुड बी विद हर एवर आफ्टर। उनको लगा कि अगर हिंज अपनी वाइफ को बचाता है तो उसे उसकी वाइफ का जो है सारी उम्र उसको सपोर्ट मिलेगी, उसका प्यार मिलेगा बदले में, ठीक है। तो उसने उसको बचाया तो उसको बदले में भी तो कुछ मिल रहा है ना। ऐसे नहीं है कि सिर्फ समाज सेवा करता रहा या फिर अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए, उसको बचाने के लिए ऐसा कुछ किया उसने। तो ये बच्चे कहते हैं कि उनको भी इन रिटर्न कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड एक्सचेंज और सेल्फ रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, कि हमें रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ मिल रहा है इसलिए हम वो चीज़ करते हैं। समझ आ गई बात। हम अंदर से कुछ और हैं, लेकिन कई बार हम क्या है ना कि सिचुएशन में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं कुछ रिवॉर्ड पाने के लिए, तो वो चीज़ क्या होती है, ये वाली स्टेज। नाउ नेक्स्ट इज लेवल 2 और इसकी है स्टेज 3। सो नाउ स्टेज 3 या फिर लेवल 2 का क्या हम कह सकते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप
और गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि कोई हमें बोले कि बहुत अच्छा बच्चा है ना, बहुत अच्छी बच्ची है, इसके लिए हम कुछ जो करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस स्टेज में। तो डू वर्क टू गेट गुड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी, हम घर पे कुछ और हैं लेकिन सोसाइटी में हम क्या करते हैं, गुड मैनर्स है ना, जैसे टेबल मैनर्स होते हैं, घर पे हम बने हैं राजमा चावल और हम कहते हैं कि भाई हम तो हाथ से खाएंगे, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं क्यों, तो क्या आप हाथ से खाना शुरू करते हैं? यू विल यूज़ द स्पून टू फीड योरसेल्फ, ठीक है। तो हम वेल मैनर्ड अच्छे से अपना नैपकिन लैप पर बिछाकर फिर खाना स्टार्ट करते हैं। घर पे ऐसे करते हो? नहीं करते ना। तो ये गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन होती है कि सोसाइटी में जब हम जाते हैं हम अच्छा दिखाना चाहते हैं खुद को, और हमें कोई बोले कि यार कितनी अच्छा बच्चा है ना, तो बस बच्चे फूल जाते हैं इसी में। देन गुड सोशल स्टेटस एंड एक्सेप्टेंस, हम जो चीज़ करते हैं वो सोसाइटी में एक्सेप्ट की जाए इसलिए वो चीज़ करते हैं। अब यहाँ पर इनसे सेम क्वेश्चन पूछा गया कि हिंज ने जो किया था वो सही किया था या गलत। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं कि हिंज शुड स्टील इन ऑर्डर टू बी गुड पार्टनर टू हिज वाइफ। तो देखिए आंसर तो है या फिर येस या नो, लेकिन हर जगह पर रीज़न देखिए बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। उनका रीज़न बिहाइंड गिविंग द आंसर टू येस एंड नो इज़ डिफरेंट। यही बेसिकली स्टेजेस का फंडा है। तो ये कहते हैं कि वो अपनी बीवी का अच्छा लाइफ पार्टनर बन पाए, इसलिए उसके लिए सही था कि वो मेडिसिन स्टोल करके लेकर आए, क्योंकि वो कुछ भी करेगा उसको बचाने के लिए, ठीक है, उसके आगे अच्छा बनने के लिए कह दीजिए या फिर उसको बचाने के लिए, गुड पार्टनर साबित होने के लिए। तो यहाँ पर आ गया ना ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज स्टेज 4, सोशल ऑर्डर और लीगल ओरिएंटेशन। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये स्टेज के बंदे जो है ना वो बिलीव करते हैं कि रूल्स जो हैं वो अटमोस्ट होते हैं, हम सभी के लिए बने हैं, रूल्स के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना हमारे मॉरल वैल्यूज़, सब कुछ बाद में आता है, सबसे पहले आते हैं जो लॉ बना है, जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, ठीक है, हमारी जो ड्यूटी है वो सबसे ऊपर आती है, मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे फैमिली कल्चर है, वैल्यूज़, वो सब कुछ बाद में आता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि फॉलो द रूल्स बिकॉज लॉ इज़ एब्सोल्यूट, लॉ सबसे ऊपर है, एंड ऑल शुड फॉलो देम, वंस ड्यूटी इज़ इट शुड बी अ प्रायोरिटी टू फॉलो द रूल्स। तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इन्होंने कहा हेन्स को बिल्कुल भी स्टील नहीं करना चाहिए था वो मेडिसिन, बिकॉज ये लॉ के अगेंस्ट है, तो उसको लॉ को फॉलो करना चाहिए, उसने लॉ तोड़ा है तो उसको पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तो लीगल ओरिएंटेशन की तरफ इनका जो झुकाव होता है स्टेज 4 का, ये होता है। पर है स्टेज 5। तो स्टेज 5 में क्या कहा गया है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं बिटवीन पीपल एंड अथॉरिटी, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। देखिए स्टेज 4 और 5 में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है। स्टेज 4 में क्या कहा गया है कि ये चीज़ें जो है ना, रूल्स हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं ये चीज़, लेकिन स्टेज 5 में कहा गया है कि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसमें, जो रूल्स बनाते हैं, ठीक है, रूल मेकर में और रूल फॉलोअर्स में। रूल मेकर्स कौन है, हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो भी अथॉरिटी है जो रूल बनाती है, और उनके और लोगों के बीच में ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन इसमें दोनों स्टेजेस में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई ऐसा रूल है जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कोई ऐसा रूल बनाया है जो हमें इंसाफ ही नहीं दिला रहा, तो उस रूल को चेंज कर देना चाहिए बेटर ऑल्टरनेटिव के साथ, ठीक है, चेंज करेंगे तो उसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव देखेंगे। इसकी लाइव एग्जांपल्स भी हैं, लाइक चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, तो एक्ट आया उसके लिए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट आया, अगर छोटे बच्चों की जल्दी शादी कर दी जाती थी तो उनकी वहीं पे लाइफ एक तरह से रुक जाती थी, स्टडी का कोई उनका स्कोप नहीं होता था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल हेयर, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है लोगों का और जिन लोगों ने रूल्स बनाए हैं उनके बीच में, इसको चेंज किया जाना चाहिए अगर वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। ये भी मानते हैं कि रूल्स इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट है, लॉज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चेंज में बिलीव करते हैं अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको चेंज कर देने में बेनिफिट है। समझ आ गई दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी देखिए हिंस की एग्जाम्पल इनसे पूछी गई, तो हिंस शुड स्टील बिकॉज इट्स राइट ऑफ हिज वाइफ टू लिव, उसकी वाइफ को जिंदा रहने का हक है, तो हिंस ने उसकी वाइफ का जो इंडिविजुअल राइट है वो रिजर्व किया है, उसको वो मेडिसिन देके ताकि वो जिंदा रह सके।
तो यहाँ पर इसको सही माना गया है। तो अब जो स्टेज 6 है, देखिए स्टेज 6 तक जैसे मैंने बोला था कि कोलबर्ग कहते हैं कि 10 से 15% लोग ही इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जो इतनी गहराई से सोचते हैं कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है। ठीक है, ये स्टेज के बंदे क्या सोचते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है वो लॉ एंड सभी चीज़ों से बढ़कर है। हम लॉ को तोड़ सकते हैं, रूल्स तोड़ सकते हैं अगर हमारी ह्यूमैनिटी हमारे रास्ते में आती है। ठीक है, तो हम ह्यूमैनिटी को चूज़ करेंगे। तो देखिए ऋषभ की जो हमने एग्जांपल ली थी, वो ऑफिस जा रहा था, सामने उसके एक्सीडेंट हो गया, तो उसने वो एक्सीडेंट में जो इंसान इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से ज़ख्मी हो गया, घायल हो गया, उसको पहले उसने हॉस्पिटल पहुंचाया बजाय इसके कि वो अपना ऑफिस टाइम पर पहुंचे। उसने रूल ब्रेक किया अपने ऑफिस का। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन था, उसको मॉरल डिलेमा था। ठीक है, तो इसलिए उसने क्या किया, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। बेसिकली क्या होता है कि नहीं, दूसरे के जूते में उतर के देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। तो ये फील करना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझ पर क्या बीतती अगर वो उस सिचुएशन में है। तो इस तरह की सोच आजकल बहुत कम लोगों में है, लेकिन ये सोच बहुत अच्छी है। इससे सोसाइटी में इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, कोई किसी के साथ जेलसी नहीं करेगा, सभी मिलजुल कर बहुत प्यार से रह सकते हैं अगर इस तरह की मॉरल वैल्यू सभी में आ जाए। इसीलिए इन्होंने कहा है कि 10 से 15% लोग ही होते हैं जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं। ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना। आजकल तो सारा सेल्फिश सोसाइटी है, उसी अकॉर्डिंग चलता है। चलो एनी हाउ, ओन रूल्स अकॉर्डिंग टू एथिक्स, ये बनाते हैं अपने खुद के रूल्स, अपने एथिक्स। हम कहते हैं कि हमारे खुद के रूल्स हैं, हम किसी के रूल्स को बिलीव नहीं करते, हमारे खुद के एथिकल रूल्स हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, हम उनसे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हिंस बिल्कुल सही थे क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ की जो लाइफ है वो सेव की है। ठीक है, एक ज़िंदगी बचाना सबसे, हम डॉक्टर को कहते हैं ना कि डॉक्टर को हम दूसरा खुदा मानते हैं, दूसरा भगवान मानते हैं, क्योंकि वो लोगों की जान बचाते हैं। तो इसलिए हिंस ने बिल्कुल सही किया क्योंकि उसने अपनी वाइफ की जान बचाई, एक ज़िंदगी बचाई। तो अगर वहाँ पर एक स्ट्रेंजर भी होती या होता व्हाटसोएवर, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि अगर उसकी वाइफ की बजाय कोई स्ट्रेंजर होता तो भी अगर वो चोरी करता तो भी सही होता, क्योंकि वो एक लाइफ को सेव कर रहा है वहाँ पर। क्लियर हो गई बच्चों ये सारी 6 स्टेजेस, आपको 3 लेवल्स क्लियर हो गए आई होप। तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या थी ये हम अभी चेक कर लेते हैं। तो देखिए कोलबर्ग ने कल्चर इग्नोर किया। अब डेवलपमेंट होती है, जो भी मॉरल हमारी वैल्यूज़ होते हैं, हमारी थिंकिंग होती है, उसमें इन्होंने कल्चर की तो बात ही नहीं की। कल्चर का भी इम्पैक्ट पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है। अब फैमिली का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इग्नोर कर दिया इन्होंने। फिर जेंडर बायस, इन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए या फिर एग्जाम्पल्स ली वो सभी मेल पर्सनस की थी। कोई केयर, लव, ये सारे फैक्टर्स इन्होंने इग्नोर कर दिए। और ये क्वेश्चन किसने उठाया था? कैरल गिलिगन ने, ये एक लेडी थी। ठीक है, तो इन्होंने ये क्वेश्चन अराइज किया था कि इन्होंने सिर्फ मेल पर ही एक्सपेरिमेंट किए हैं, फीमेल्स को तो इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, वैसे इनके इस क्वेश्चन पर कोई ज़्यादा डिबेट आगे चली नहीं है, तो ये बात यहीं पर दब गई थी। देन ही अंडर एस्टिमेटेड यंग चिल्ड्रन, सर्कमस्टांसिस को इग्नोर कर दिया इन्होंने। हर बंदे के अलग सर्कमस्टांसिस होते हैं। अगर कोई चोरी भी करता है, हम कहते हैं ना कि कोई मूवीज़ में अक्सर डायलॉग आते हैं कि कोई भी जो गुनहगार है वो गुनहगार अपने हालातों की वजह से बनता है। ठीक है, तो वो सर्कमस्टांसिस की इन्होंने बात नहीं की, इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी उस चीज़ पर। मॉरल डेवलपमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन एज बट एक्सपीरियंस। अब कहते हैं, ये कहते हैं कि एज पर डिपेंड करती है, लेकिन एज पर मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड नहीं करती है। हो सकता है कि 10 साल का बच्चा भी मॉरली ज़्यादा वेल बिहेव्ड हो 15 साल के बच्चे से जो ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको अपनी फैमिली ने लाड प्यार से पूरा बिगाड़ दिया है, तो वो 15 साल का बच्चा भी मॉरली उतना डेवलप नहीं होगा जितना 10 साल का बच्चा, जिसके पेरेंट्स ने बहुत अच्छी वैल्यू सिखाई हैं, बच्चे को एटिकेट्स दिए हैं, उसको टाइम दिया है। ठीक है, तो एज मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर करता है। क्लियर हो गई ये चीज़। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। एंड नाउ हम देखेंगे एमसीक्यूज़। और अगर आपने ये थ्योरी पूरी प्रॉपर विदाउट स्किपिंग चेक की है ना, तो आप मेरे साथ साथ एमसीक्यूज़ करते जाइए और उसका कमेंट में आंसर देते जाइए और चेक कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत। नाउ मूविंग ऑन टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कोलबर्ग। सो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द एमसीक्यूज़, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो हमने देखना है कौन सा बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। प्री कन्वेंशनल रीजनिंग, गुड बॉय नाइस गर्ल, ये तो रॉन्ग है क्योंकि गुड बॉय नाइस गर्ल वाला कंसेप्ट कहाँ पे आता है, लेवल 2 में, स्टेज 3, ठीक है। तो कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, तो ये बिल्कुल हम सही कह सकते हैं क्योंकि ये है 4th स्टेज में जो कि आता है कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग के अंदर। फिर देखिए प्री कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन दे रखी है इन्होंने, ये बिल्कुल गलत है। देन पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग में पनिशमेंट ओबीडियंस, जो कि लेवल 1 है यानी कि स्टेज 1 है। क्लियर, सो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल आइडिया ऑफ गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोल्सबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हमने किया था ना लिमिटेशंस में या फिर इसके क्या क्रिटिसिज्म रही है, तो वहाँ पर गिलिगन ने कहा था कि ये जेंडर बायस करते हैं जो कोलबर्ग है। इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो अपने किए हैं, सारे इनकी रिसर्च वर्क मेल एग्जाम्पल्स लेकर इन्होंने की है, तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड है। हमने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि पियाजे की पियाजे के डेवलपमेंट से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, उन पर उनकी रिसर्च को बहुत स्टडी किया है। तो बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट को ही आगे स्टेजेस में स्टडी करने के लिए इन्होंने पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस को फॉलो किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मॉरल ग्रोथ आर देयर इन कोलबर्ग स्टेजेस। अब देखिए यहाँ पे हमें स्टेजेस पूछा हुआ है, अगर लेवल्स पूछेंगे तो हम 3 बताएंगे, अगर हमें स्टेजेस पूछेंगे तो हम 6 बताएंगे। तो हमारे ऑप्शन 4 क्या है करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चंस हम सारी चीज़ स्टडी कर चुके हैं, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस आई एम श्योर बिल्कुल इजी लग रहे होंगे और मेरे साथ में आप भी उन्हीं का वही आंसर कर रहे होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। अमंग द फॉलोइंग इन विच लेवल जजमेंट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन्स ओन नीड्स एंड परसेप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अमंग द फॉलोइंग इन विच लेवल जजमेंट इज बेस्ड सोनली ऑन अ पर्सन्स ओन नीड्स एंड परसेप्शन, बंदे की खुद की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर जो हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग। कौन सी ऑप्शन सही है इसमें, एंड सो द करेक्ट आंसर इज प्री कन्वेंशनल लेवल, क्योंकि यहाँ पर बच्चा खुद ही सोचता है कि रूल सही है, उसको अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमें कुछ आप बदले में दोगे तो हम कोई काम करेंगे, या फिर टिट फॉर टैट स्टेज होती है, तो ऑप्शन इज प्री कन्वेंशनल लेवल। Now next question, according to Lawrence Kohlberg's theory, performing an act and doing something because others approve it, तो हमने क्या किया था इसमें, गुड बॉय बैड बॉय है ना, गुड बॉय गुड गर्ल नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है ना, स्टेज 3 हमने की थी। तो स्टेज 3 में क्या किया था कि हम कुछ भी करते हैं ताकि वो चीज़ सोसाइटी में एक्सेप्ट हो पाए, ठीक है, सोसाइटी उसको अप्रूव कर पाए, अप्रूवल दे दे उस चीज़ को, तो वो किस में आती है कन्वेंशनल स्टेज में। क्लियर, कन्वेंशनल लेवल में, दैट इज लेवल 2, और स्टेज कौन सी है अगर स्टेज पूछी जाए तो स्टेज इज 3। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स गुड बॉय और बैड गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स, कौन सी है ये कन्वेंशनल मोरालिटी, हमने अभी डिस्कस किया। तो देखिए 2 तरह से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। नाउ नेक्स्ट, Rohit returned the pencil he took from Ajay's desk because he was afraid of punishment if he got caught. This illustrate Kohlberg's, अब देखिए बिल्कुल स्टेज 1 में हमने क्या किया था, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, कि हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए वरना हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो स्टेज 1 है तो लेवल 1 है, लेवल 1 है तो वो क्या है प्री कन्वेंशनल लेवल। Now next, a child demands the incentive for doing certain household work. बच्चे कहते हैं ना कि अगर आप मुझे चॉकलेट दोगे तो मैं ये काम करूँगा वरना मैं नहीं काम करूँगा, है ना, ऐसे बच्चे कहते हैं ना कि आप मुझे ये टॉय दिलाकर लाएंगे तो मैं आपकी बात मानूंगा, तो मैं नहीं करूँगा नहीं तो ये क्या है, इन रिटर्न उनको कुछ चाहिए, एक्सचेंज में उनको कुछ चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं। कौन सी स्टेज में था ये, स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या फिर सेल्फ रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। तो स्टेज 2 के अंदर आता है जब बच्चों को टिट फॉर टैट चाहिए या फिर वो टिट फॉर टैट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, Sudipta works tirelessly to help children escape the inhuman conditions she had witnessed in Uttar Pradesh. She does this because she believes that it is the right thing to do, even though she often finds herself in life-threatening situations when helping these children.
अब देखिए कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पे खुद की जान को रिस्क होता है, लेकिन सुदीप्ता ने आगे बढ़कर उन बच्चों की मदद की। तो ये कौन सी स्टेज है जहाँ पर हम कहते हैं 10 से 15% लोग ही पहुँचते हैं? दैट इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स या फिर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये वीडियो विद MCQs कंप्लीट होती है। आई एम श्योर कोलबर्ग्स थ्योरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए जितनी पियाजे की थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतनी कोलबर्ग की भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडी करके रखें। स्टेजेस को 2-3 बार आप पढ़ लें ताकि इनके जो नेम है ना वो आपको लर्न हो जाए। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।